देखिए 32 तो अभी जिंदा है। 32 तो हमने कहा कि भाई कोई हस्तक्षेप ना करे 32 पर, इसीलिए तो हमने भारत सरकार के पास भेजा है कि 32 पर आप मुहर लगाएं ताकि 32 को हम यहाँ लागू कर सकें। आपने प्रधानमंत्री आवास के दोनों कमरे गायब कर दिए, तो एक कमरा हम किसको दें? कहानी यहाँ है, गलती आपकी और आप हमको दोष दे रहे हैं। नियोजन नीति पे सरकार इस तरीके से घिर गई है कि पॉलिटिकली राइट होती है तो लीगली रॉन्ग हो जाती है, लीगली राइट होती है तो पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाती है। इस असमंजस में सरकार ने हर दरवाज़ा खोल दिया, ओपन फॉर ऑल कर दिया, और जो कोर्ट ने बताए थे संशोधन के रास्ते, जहां पे फिल्टर लगा के सरकार दावा कर रही थी कि ये फिल्टर है, इससे झारखंडियों की हितों की रक्षा होगी, वो फिल्टर का बैरियर टूट गया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं प्रदीप यादव जी। विपक्ष कह रहा है पलायन कर गए मुद्दे से, आप 32 की बात करके वोट लिया, ओपन फॉर ऑल कर दिया। देखिए 32 तो अभी जिंदा है। 32 तो हमने कहा कि भाई कोई हस्तक्षेप ना करे 32 पर, इसीलिए तो हमने भारत सरकार के पास भेजा है कि 32 पर आप मुहर लगाएं ताकि 32 को हम यहाँ लागू कर सकें, किसी का हस्तक्षेप ना हो। 32 से कहाँ पीछे कोई हटा है। लेकिन क्या तत्काल जो यह व्यवस्था इसलिए कि भाई हमारा जो बहालिया है, आखिर कोई तत्काल तो एक नियोजन नीति चाहिए बहालियों को प्रारंभ करने के लिए, ये बहालियाँ प्रारंभ हो। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने जो रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह कराया, उसका आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं करती? कितने ऑप्शन दिए गए थे बच्चों को, कौन कौन लोगों के पास फ़ोन गया था? 72% अगर सरकार कह रही है कि उन्होंने कहा कि 2016 से पहले की नीति लाएं, तो वो कौन लोग थे? सरकार के विपक्ष कह रहे हैं कि भ्रम फैला के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम रेफरेंडम संग्रह किए हैं, जनमत संग्रह, और उसी के आधार पर कर दिया। देखिए, तो जब उचित प्लेटफॉर्म पर वो बात को उठाएंगे, उचित फोरम पर, तो उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो बात मुख्यमंत्री जी ने कहा है उस बात में दम है कि उन्होंने इस प्रकार से किया तो लोगों ने अपनी सहमति दी, जनमत दिया, जिस आधार पर तत्काल उन्होंने एक व्यवस्था खड़ी की है। आपको लग रहा है कि लेकिन आप लोग जब लोकसभा का चुनाव कंडक्ट करेंगे, आप जनता के पास जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग घिर जाएंगे। विपक्ष इस बात को जोरदार तरीके से रखने लगेगा कि देखिए ये हर बात मुद्दों की पलायन कर जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बजट, बीजेपी पहले अपना स्थिति स्पष्ट करें कि वो क्या चाहता है। वो 1932 चाहता, हम समर्थन किए विधानसभा में, समर्थन किए तो पास कराए, वहाँ जाके मुहर लगवा है। केवल ये समर्थन करने से थोड़ा होगा, जहाँ उसकी असली ज़रूरत है वहाँ करे, जहाँ उसका बहुमत है लोकसभा से मुहर मरवाए, तब ना उसकी सहमति होगी। यहाँ तो वो नहीं भी करेगा, फिर भी हमारा बहुमत है, हम पास करेंगे ही, उसकी मजबूरी है। यहाँ जहाँ उसकी ज़रूरी है वहाँ मुहर लगवाए। ठीक है। अभी बजट को लेकर आज चर्चा हुआ, 23-24 का बजट पेश हुआ। विपक्ष कह रहा है कि सरकार उसमें भी पलायन है। बोला 1 किलो दाल हम लोग खोज रहे हैं, पिछले साल का बजट था, टेंडर नहीं हुआ। बोला अतिरिक्त कमरा का पैसा था, वो कहाँ गया? ये सब बोल रहा है कि सरकार बोल के अपना वादा भूल जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, क्या था अतिरिक्त कमरा? अपनी चीज़ों को ना बता करके दूसरे की चीज़ों को बताता है कि भाई जो प्रधानमंत्री आवास होगा 2 कमरे का, उसमें एक अतिरिक्त कमरा राज्य सरकार देगी। आपने प्रधानमंत्री आवास के दोनों कमरे गायब कर दिए, तो एक कमरा हम किसको दें? कहानी यहाँ है, गलती आपकी और आप हमको दोष दे रहे हैं। आप अपनी गलती को जनता के सामने बताना नहीं चाहते कि उस साल का जो 6 लाख 2022-23 का जितना भी आवास का लक्ष्य था, एक आवास भारत सरकार ने गरीबों को नहीं दिया, जिस कारण जो हम और ऐड करना चाहते थे, बेहतर बनाना चाहते थे, तो हम तो शून्य पर आउट हो गए। और आपके कारण हुए, भारतीय जनता पार्टी के कारण हुए, क्योंकि आपने जानबूझ करके इस गरीबों के आवास को रोका कि ये 3 कमरे दे देंगे तो इनके नाम नेम फेम हो जाएंगे, इसलिए आपने रोका। दाल का मुद्दा कहाँ रह गया? दाल गल गया, सरकार का करिए इसलिए भूल गई सरकार। नहीं, आपने देखा होगा कि उसको दाल के रूप में नहीं, मोटे अनाज के रूप में उसको परिवर्तित किया है। योजनाएं तो है ही। तो बोला पिछले साल का था बजट में, तो बोला हम लोग तो दाल खोज रहे हैं थाली में ना, इस बार मोटा अनाज मान लीजिए। नहीं, वही है, उसी को चालू रखा है, केवल नाम बदल देने से थोड़े बहुत
डिफरेंस कर देने से कुछ नहीं होता है। वो योजना चालू है, किसानों के ऋण माफ़ी की योजना चालू है, तमाम योजनाएं तो चालू ही है। लेकिन अगर प्रदीप जी आप दावे से हमेशा कहते हैं कि झारखंड में 80% लोग खेती किसानी और कृषि मतलब ग्रामीण इलाके में एथी करते हैं, तो सामान्य तौर पे मोटा बुद्धि वाला आदमी जो बजट नहीं समझता वो भी तो समझेगा कि बजट का आकार भी 80% ग्रामीण इलाके में जाना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है यहाँ पे, कुछ कम होगा लेकिन उसको रन करने के लिए मैन पावर नहीं है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे उठे उस पर ध्यान नहीं दे रही। देखिए, आप बजट को गौर कीजिएगा तब न, केवल इसे किसी के कहने पर चलिएगा तो नहीं, देखने से आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करने की पूरी बजट है, ग्रामीण परिवेश को ही जोर दिया गया है, कृषि पर ही जोर है और सारी चीज़ों का मूल है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों पर जोर दिया गया है। और मूल रूप से यह राज्य वेलफेयर स्टेट है। कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार ने चालू की थी उन योजनाओं को चालू करने का, जारी करने का, रखने का प्रयास किया है कि भाई बच्चों को पढ़ाई में मदद भिन्न भिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति से, उसको सरकार ने चालू रखा है। भाई बालिका समृद्धि योजना जिसे फूलेबाई के नाम से, उसको सरकार ने चालू रखा है। आप कह सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए बच्चों की स्टाइपेंड देने की व्यवस्था, उसको चालू रखने का प्रयास किया है। हमने पहले ही आपको जिक्र किया कि जो किसानों की कर्जे माफ़ी की थी उसको चालू रखा है। 100 यूनिट बिजली माफ़ी की गरीबों के लिए, सब तो ग्रामीण परिवेश में ही जा रहा है, उसको सरकार ने चालू रखा है। तो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 किलोमीटर राज्य संपोषित योजना से सड़क, पुरानी 5 साल की जितनी सड़कें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राज्य संपोषित हो, इन 20 वर्षों में सबको फिर से सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण का प्रयास ग्रामीण इलाके के है। भाई सिंचाई पर अधिक जोर, दुगुना की गई है राशि सिंचाई के मद में। ये तमाम ग्रामीण इलाकों की बात है कि भाई इन चीज़ों को ठीक करेंगे। फिर कृषि में प्राकृतिक नेचुरल खेती पर जोर दिया है। ये तमाम चीज़ें ग्रामीण इलाके की। एक आखिरी सवाल मेरा ले लीजिए, जब आप जेबीएम के विधायक थे या विपक्ष में तो आपका आदत रह गया है शुरू से ही रहने का, बहुत एग्रेसिव रहते थे और बार बार उठाते थे। आज आपकी बातें सत्य हो रही है, आपने कई इंजीनियरों पे सवाल किया था, तो क्या लगता है कि इस सरकार में जैसे ही आप सत्ता पक्ष में आए, या तो आपने बात नहीं उठाया, मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंचाया, या तो आपने बात बोला और सरकार ने अनसुना कर दिया? क्या वजह है कि एक के बाद एक अधिकारियों का नंबर लग रहा है? देखिए, ये इन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो पुराना इनके ऊपर घाव है, कोई नया घाव तो पैदा हुआ नहीं। पूजा सिंघल खूंटी में जब डीसी थी उस समय की बात है, आपने पूरा उठाया था मुद्दा। तो वो उसी के ज़माने के, तो प्रक्रिया में देर लगती है, वही प्रक्रिया आज सामने है। वीरेंद्र राम की भी कहानी पुरानी है, तो कोई नया चीज़ तो है नहीं। और यूं ज़बरदस्ती सरकार को अस्थिर करने के लिए चीज़ों को, मेरा सवाल ये था कि जैसे आप इतना सूक्ष्म स्टडी करते हैं, तो आपने अपने सरकार को बोला कि भाई अच्छे जगह पर इन ऐसे अधिकारियों को हटाओ, ऐसा कभी कहा? क्योंकि इसमें पूर्व की सरकार में दाग है, ऐसा आप बोले कभी? देखिए, चीज़ें ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें एक दिन एक ही जैसा रहता है। जो चीज़ें पहले से था, फिर नई पोस्टिंग होती है, नए लोग आते हैं, प्रक्रियाएं चलती रहती है और कभी कोई आइडियल नहीं हो सकता। कोई ऐसी सरकार नहीं बन सकती देश में, राज्य में, जहां आप कह सकते हैं कि नहीं यहाँ सारे अधिकारी, सारे मंत्री, सारे विधायक सब हरिश्चंद्र बन गए। यह कोई दावा नहीं कर सकता। ये चीज़ें चलते रहती है और ये कहना कि नहीं यह सरकार पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्मल है, पुरानी सरकार स्वच्छ है, निर्मल है, ये बातें कहना गलत होगा। चीज़ें हैं, चीज़ों को सरकार देख रही है। शुक्रिया। बेहतर और आइडियल कंडीशन क्या होगा बोल रहे हैं, उसकी परिभाषा अलग हो सकती है, कोई 100% सही नहीं हो सकता, चाहे वो आदमी हो या सरकार हो। अब अध्ययन कीजिएगा, पुराना का आप कैसे और नया का वो आप पे डिपेंड करता है, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in